जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। देखिए, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, समझ गए। ऊतक किसे कहते हैं वो समझिए। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी सेम टाइप ऑफ टिश्यू, यानी जो समान कोशिका होगा ना उसको समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एक जैसे कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। एक होता है पादप ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू, और एक होता है जंतु ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनिमल टिश्यू। जो पादप ऊतक होता है वो केवल पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, और जो जंतु ऊतक होता है वो जीव जंतु में पाया जाता है। जैसे हो गया आपका हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब में पाया जाता है, जीव जंतु में पाया जाता है। समझ गए। एनिमल टिश्यू जीव जंतु में और प्लांट टिश्यू केवल पेड़ पौधों में। अब ये जो प्लांट टिश्यू है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है विभाजोत्तक और एक होता है अस्थायी ऊतक। क्या क्या होते हैं, विभाजोत्तक और अस्थायी ऊतक। अब देखिए, विभाजोत्तक किसे कहते हैं वो समझिए। वह ऊतक जो लगातार विभाजित होती है, यानी कंटिन्यूअसली विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। समझ गए। लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और यह लंबाई को भी बढ़ाती है। समझ गए, उसको विभाजोत्तक कहते हैं। जो विभाजोत्तक होते हैं उसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है शीर्ष विभाजोत्तक, एक होता है पार्श्व, और एक होता है अंतर्वेशीय यानी अंतर्विष्ट विभाजोत्तक। समझ गए। विभाजोत्तक के कितने प्रकार, तीन प्रकार, शीर्षस्थ, पार्श्व, अंतर्वेशीय। देखिए, शीर्षस्थ विभाजोत्तक क्या है वो समझिए। ये जड़ों और प्रोह में पाया जाता है, यानी जड़ को ये बढ़ाता है, नीचे जड़ में पाया जाता है। और जो पार्श्व होता है वो व्यास यानी जड़ की जो पेड़ पौधा है उसकी मोटाई को बढ़ाता है। और जो अंतर्वेशीय होता है ये अंगों की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है, अंगों की लंबाई को बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं वो समझिए। जब विभाजोत्तक विभाजित होने की क्षमता खो देता है उसे अस्थायी ऊतक कहते हैं, यानी ये विभाजन होने की क्षमता खो देता है। समझ गए, उसको अस्थायी ऊतक कहते हैं। अब ये जो अस्थायी ऊतक है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं साधारण ऊतक और दूसरा होता है जटिल ऊतक। साधारण ऊतक को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल टिश्यू और जटिल ऊतक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखिए, ये जो साधारण ऊतक होते हैं, ये साधारण ऊतक के तीन प्रकार होते हैं। साधारण ऊतक के कितने प्रकार, इसके तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। जटिल ऊतक के दो प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। देखिए सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं वो समझिए। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। एक ही प्रकार के यानी एक जैसे प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और इसका प्रकार है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, देखिए, और कोलेन्काइमा। ये हो गया इसका प्रकार। अब पेरेन्काइमा किसे कहते हैं वो समझिए। जो पेरेन्काइमा का मेन काम है वो होता है भोजन को संग्रहित करता है। भोजन को संग्रहित करना इसका मेन काम है, यानी फूड को यो स्टोर करके रखता है और यह अपशिष्टों को भी स्टोर करके रखता है। जैसे रेनिन हो गया, गोंद हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, ये सब को ये कलेक्ट करके रखता है, यानी जमा करके रखता है। उसके बाद देखिए कोलेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा का ही पार्ट है। जो कोलेन्काइमा है वो पेरेन्काइमा का ही पार्ट है। समझ गए। वैसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो वो कोलेन्काइमा बन जाता है। इसका जो कोलेन्काइमा में निर्माण होता है स्टार्च का। समझ गए। इसमें निर्माण क्या होता है, स्टार्च निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा जलीय पौधों में पाया जाता है। एरेन्काइमा भी पेरेन्काइमा का ही भाग है। ये जलीय पौधों में केवल पाया जाता है, ओनली फॉर जलीय पौधों में पाया जाता है। और यह जलीय पौधों में उत्प्लावन बल देता है तैरने के लिए। जैसे कुआं वगैरह में कोई पत्ता वगैरह गिरता है तो वह तैरने लगता है, यही उत्प्लावन बल के कारण वह तैरने लगता है, इसी के कारण वह तैरने लगता है। अब हम अगला देखते हैं। देखिए कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या है वो समझिए। यह जीवित ऊतक है। जो कोलेन्काइमा है वह जीवित ऊतक है। ये फैलाने की शक्ति देता है और जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें लचीलापन देता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आप बांस देख सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है बैम्बू। उसमें लचीलापन होता है कोलेन्काइमा के कारण और यह मजबूती भी देता है।
और जो इसमें निर्माण होता है वह शर्करा और स्टार्च का ये इसमें निर्माण होता है। कोलेनकैमा में किसका निर्माण होता है? शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। ये तने तथा पत्तियों के बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है। समझ गए? ये तने और पत्तियों के बाहरी क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखिए स्केलेनकैमा। जो स्केलेनकैमा है वो मृत कोशिका होती है। स्केलेनकैमा क्या होती है? डेड सेल से बनी होती है, यानी मृत कोशिका से बनी होती है। इसमें जीव द्रव नहीं होता है और यह पौधों को मजबूती देता है, मजबूती और कठोरता देता है। समझ गए? जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखिए, नारियल। नारियल बहुत मजबूत होता है। नारियल का जो छिलका होता है वो देखे होंगे, वो स्केलेनकैमा का ही बना होता है। जो नारियल का छिलका किससे बना होता है? नारियल का छिलका स्केलेनकैमा से बना होता है। सीड्स और नट्स में भी पाया जाता है। बीज तथा वगैरह में, जैसे हो गया बीज, नट्स वगैरह में ये पाया जाता है स्केलेनकैमा। देखिए अगला टॉपिक है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह सबसे बाहरी भित्ति होती है पादप कोशिका की और यह रक्षा करती है। क्या करती है? रक्षा करती है, प्रोटेक्ट देती है एपिडर्मिस को। और यह नई जड़ तथा पत्तियों का निर्माण करती है। समझ गए? जड़ तथा पत्तियों का नया निर्माण करता है एपिडर्मिस। आगे देखिए, आगे है स्टोमाटा। स्टोमाटा को हम रंध्र भी कहते हैं। स्टोमाटा को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यह पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र, यानी जो पत्ता होता है उसकी जो सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और इसका मेनली दो काम होता है, दो फंक्शन होता है। पहला होता है वाष्पो उत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पो उत्सर्जन होता है। और दूसरा होता है गैसों का आदान प्रदान करता है। यह गैसों का आदान प्रदान भी करता है। ये स्टोमेटा का दो काम हो गया। समझ गए? पहला हो जाता है वाष्पो उत्सर्जन, यानी ये गैसों को वाष्पित करता है और आदान प्रदान करता है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका जटिल स्थायी ऊतक। देखिए जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है वो समझिए। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। समझ गए? देखिए टॉपिक को आप शॉर्ट में याद कीजिए, इससे आपका जल्दी याद होगा और एग्जाम जो होता है वह क्वेश्चन पूरा डिटेल में नहीं पूछता है। समझ गए? पॉइंट टू पॉइंट अगर आप नोट डाउन कीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप फेयर कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहिए, इससे आपको याद जल्दी होगा। देखिए जटिल स्थायी ऊतक क्या था? यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। देखिए इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, यानी दो टाइप्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार होते हैं इसका। देखिए जाइलम और फ्लोएम को हम संवहन ऊतक कहते हैं। ये दोनों को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। एग्जाम में अगर पूछ देगा जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं, अब संवहन ऊतक कहते हैं। देखिए जाइलम का मेन काम है वो है जल का परिवहन करना। जाइलम का मेन काम क्या है? जल का परिवहन करना, यानी वाटर को ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन काम है। देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि जो जाइलम होता है उसका मेन काम होता है जल का परिवहन करना। जो जाइलम होता है उसके चार प्रकार होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। पहला देखिए जाइलम ऊतक में एक ही ऐसा है जाइलम पेरेन्काइमा जो जीवित कोशिकाओं से बना है। बाकी बात जो तीन है वो मृत कोशिकाओं से बनी है। वाहिनिकाएँ मृत कोशिका से बनी होती है और वाहिकाएँ भी मृत कोशिका से, और जाइलम फाइबर भी मृत कोशिका के। लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। समझ गए? आगे देखिए, आगे है आपका फ्लोएम। फ्लोएम क्या है उसके बारे में समझिए। फ्लोएम भोजन का परिवहन पत्ते से अन्य भागों तक, यानी जो भोजन का परिवहन करता है ये पत्तियों के सभी भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों के सभी भागों तक फ्लोएम पहुंचाने का काम करता है। समझ गए? भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। देखिए फ्लोएम के भी चार भाग होते हैं, चांदली नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। इसके चार भाग होते हैं। अब इसमें देखिए एक ही जो है वह मृत कोशिका का बना होता है, वो होता है फ्लोएम रेशे। यह एक ही है जो मृत कोशिका से मिलकर बना है, बाकी बात सब जीवित हैं। देखिए चांदली नलिका, इसके बारे में आप समझ गए। चांदली नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे के बारे में। सिर्फ जो मृत कोशिका से एक ही बना है फ्लोएम रेशे, बाकी बात जो तीन है वो जीवित कोशिका से मिलकर बना है। आगे देखिए, आगे है आपका जंतु कोशिका के बारे में। देखिए जंतु ऊतक।
जो जंतु ऊतक होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक। एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। समझ गए? अब हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं एपिथेलियम ऊतक किसे कहते हैं, उसको समझते हैं। एपिथेलियम ऊतक जो होता है वह पेड़ पौधों को रक्षक, इसको हम रक्षक ऊतक कहते हैं। यह रक्षा देने का काम करता है। ये शरीर के बाहरी पार्ट में पाया जाता है और यह रक्षा करने का काम करता है, हमारे शरीर को रक्षा देने का काम करता है। समझ गए? और यह आंतरिक कोशिका को संक्रमक, चोट तथा रासायनिक प्रभाव से बचाता है। यानी जो अंदर की कोशिकाएं होती है उसको संक्रमण, चोट जो वगैरह कहीं लग जाता है, यानी रासायनिक प्रभाव, ये सब से बचाता है। समझ गए? ये सबसे एपिथेलियम ऊतक बचाता है। आगे देखिए, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार, इसके 5 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से टाइप के प्रकार होते हैं उसके बारे में समझिए। टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें पूछता है कि कुपिका में कौन सा ऊतक हो गया, ब्रिक में कौन सा ऊतक हो गया, ये आपका मेनली पूछता है एग्जाम में, टाइप नहीं पूछता है। देखिए, कुपिका और फुसफुस, इसमें सल्की ऊतक पाया जाता है। वृक, इसको अरलार ग्रंथि, वृक और लार ग्रंथि, वृक को हम किडनी कहते हैं, इसमें घनाभाकार ऊतक पाया जाता है। और अमाशय और आंत्र में स्तंभकार ऊतक पाया जाता है। देखिए, और ट्रेकिया और ओविडक्ट में पक्षावी स्तंभकार ऊतक पाया जाता है। और त्वचा, जीभ और आहार नाल में स्तरित सल्की ऊतक पाया जाता है। ये समझ गए? कुपिका और फुसफुस में क्या? सल्की। और वृक, यानी वृक मतलब होता है किडनी, और लार ग्रंथि में घनाभाकार, अमाशय और आंत्र में स्तंभकार, ट्रेकिया और ओविडक्ट में पक्षीवा स्तंभकार, और त्वचा, जो हमारे शरीर का जो त्वचा होता है, जीभ होता है, आहार नाल होता है भोजन वाला, उसमें स्तरित सल्की ऊतक पाया जाता है। समझ गए? इस क्वेश्चन इस तरह पूछता है, जैसे आपको दे देगा वृक, वृक में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो आप बोलिएगा घनाभाकार ऊतक, घनाकार ऊतक। समझ गए? अब हम समझते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, यानी इसको हम इंग्लिश में कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं और हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं। देखिए, संयोजी ऊतक किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं उसको बारे में समझिए। देखिए, संयोजी ऊतक ऊतक और अंगों को ये जोड़ कर रखता है, यानी ऊतक टिश्यू और ऑर्गन को ये जोड़ के रखता है, जोड़ने का काम करता है। देखिए, इसमें आता है रुधिर, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट। देखिए, रुधिर क्या, इसका काम क्या है उसके बारे में समझिए। ये सब जो है रुधिर, अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, कंट्रा एरियोलर, एडिपोज, लासिका, ये सब कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। क्या है ये सब? संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी तरह पूछता है कि रुधिर मतलब होता है ब्लड यानी खून, रक्त। रुधिर मतलब होता है ब्लड, खून यानी रक्त। पूछ लेगा रक्त किस ऊतक का उदाहरण है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। समझ गए? उसके बाद देखिए हम आगे समझते हैं। देखिए, हम ब्लड के बारे में समझते हैं। ब्लड में 4 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। देखिए, आरबीसी का काम होता है ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को यह पूरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की सहायता से पहुंचाता है। समझ गए? देखिए, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स और आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। देखिए, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? यह शरीर का सैनिक होता है, यह हमारे शरीर को रक्षा का काम करता है, यानी सैनिक कहते हैं हमको, शरीर का इसको कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक कहते हैं और यह कीटाणुओं से बचाता है हमारे शरीर को। समझ गए? और प्लाज्मा, देखिए, प्लाज्मा में फूड, CO2 और नाइट्रोजन अपशिष्ट का ये पूरे बॉडी में ये पहुंचाता है, यानी भोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनी अपशिष्ट को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। समझ गए? और प्लेटलेट्स, देखिए, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाता है। अगर कहीं कट गया हमारे शरीर में तो वहाँ पे ये ब्लड को जमाता है, यानी रक्त का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स का होता है। देखिए, समझ गए? डब्ल्यूबीसी को हमारे बॉडी का क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। ये आप समझ गए? ब्लड के 4 पार्ट होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि हमारे शरीर का सैनिक बताइए। ब्लड में हमारे सैनिक, शरीर में सैनिक का काम कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है।
क्या देखिए, बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। जो हमारा हड्डी होता है वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फेट का बना होता है। और हड्डी हमारा अधात्री होती है और ये कठोर होता है। देखिए, हड्डी हमारा कठोर होता है, इसमें छिद्र होते हैं और इसमें रुधिर वाहिकाएँ होती है। हड्डी में, हमारे बोन्स में रुधिर वाहिकाएँ होती है। समझ गए? इसके बाद देखिए उपास्थि, इंग्लिश में से कार्टिलेज कहते हैं। ये लचीला होता है, इसमें रक्त वाहिकाएँ नहीं होती है। ये आधात्री प्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो आधात्री होता है वह प्रोटीन का बना होता है और इसमें छिद्र नहीं होता है। और ये जो उपास्थि होता है वह कान, नाक, ट्रेकिया में पाया जाता है। जैसे आपका कान लचीलापन है, इसको दबाइएगा तो ये दब जाएगा। नाक भी लचीलापन है, नाक में भी क्या है? लचीलापन है। समझ गए? इसीलिए उपास्थि लचीलापन में दर्शाता है, लचीलापन को दर्शाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका अगला है लिगामेंट। लिगामेंट क्या है उसके बारे में समझिए। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट हमारा अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी बोन को हड्डी से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। अगला है देखिए कंडरा। कंडरा को इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। यह अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है, यानी हड्डी को पेशी से जोड़ता है। समझ गए? देखिए, लिगामेंट दो हड्डी को जोड़ता है और कंडरा हड्डी को पेशी से जोड़ता है। उसके बाद आता है एरियोलर। एरियोलर आंतरिक कोशिका रिक्त स्थानों को भरता है, यानी हमारे शरीर में आंतरिक कोशिकाओं में जो रिक्त स्थान होता है उसको भरता है एरियोलर। समझ गए? खाली जगह जो होता है कोशिका के अंदर, उसको एरियोलर भरने का काम करता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक एरियोलर के बात कीजिए तो एक या ऊतक को मरम्मत का भी काम करता है। एरियोलर क्या करता है? ऊतक को मरम्मत का काम करता है। उसके बाद देखिए एडिपोज, यह वसा का संचय करता है, यानी जो फैट होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद देखिए अगला है आपका लासिका। इसको इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। जो लिम्फ होता है वह वसा का परिवहन करता है। क्या करता है? वसा का परिवहन करता है और यह हल्का पीले रंग का होता है। इसमें प्लाज्मा, रक्त और प्रोटीन होता है। लासिका में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, रक्त होता है और प्रोटीन होता है। यही तीनों चीज़ों से मिलकर लासिका यानी लिम्फ बनता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, यह पेशीय ऊतक पेशीय रेशे से मिलकर बना होता है। जो मस्कुलर टिश्यू होता है वह पेशीय रेशे से मिलकर बना होता है और यह प्रोटीन से गति कराता है। प्रोटीन से क्या कराता है? गति कराता है। एक क्वेश्चन में पूछा था कौन से ऊतक में प्रोटीन से गति होता है, तो वह पेशीय ऊतक में होता है। समझ गए? पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक, ऐच्छिक, कंकालिक। इन तीनों का मतलब एक ही है। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, ये सब बने होते हैं। समझ गए? हाथ पैर वगैरह बने होते हैं इससे। उसके बाद देखिए अरैखित को अनैच्छिक और चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं। अरैखित को क्या कहते हैं? अनैच्छिक और चिकनी पेशियाँ। ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। ये हमारे अमाशय में, आंत्र में, मूत्राशय में ये सब में पाए जाते हैं। और एक होता है हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियाँ केवल हृदय में पाया जाता है या केवल हृदय में पाया जाता है। ये सब ऐच्छिक पेशियाँ का उदाहरण है। समझ गए? पेशीय ऊतक के सब उदाहरण है। उसके बाद देखिए अगला है तंत्रिका ऊतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं नर्वस टिश्यू। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। और यह न्यूरॉन में होता है। किसमें होता है? न्यूरॉन में होता है। ये न्यूरॉन में होता है, जिसको हम तंत्रिका कहते हैं। समझ गए? न्यूरॉन को क्या कहते हैं? तंत्रिका। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगर पूछ देगा मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है। समझ गए? अगर हमारा न्यूरॉन में चोट लग गया ना तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए आपका आता है मेरुरज्जु। यह मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क या तंत्रिका में पाया जाता है। और देखिए इसका आ गया एक्सॉन। एक्सॉन तंत्रिका फाइबर होता है। एक्सॉन क्या है? तंत्रिका फाइबर। उसके बाद यहाँ पे आता है डेंड्राइट्स और अंतिम सिरा। जो मेरुरज्जु होता है उसका 3 पार्ट होता है। क्या क्या? एक्सॉन, डेंटाइन और अंतिम सिरा। समझ गए? ये आपका कंप्लीट टिश्यू खत्म हो गया है। उसके बाद हम इसका अगला चैप्टर बताएंगे।